भी ज्वाइन किया है, तो उनके लिए हम थोड़ी सी चीजें रिपीट करेंगे, जैसे कि हमारी टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी या फिर हम किस तरह से पढ़ रहे हैं, और उसके अलावा असाइनमेंट्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू। सिर्फ एक स्टूडेंट की असाइनमेंट आई हुई थी, आप सबने असाइनमेंट क्यों नहीं सेंड किया? आपको स्टोरी राइटिंग की समझ नहीं आई थी क्या? Were there any questions or any queries regarding story writing techniques? अगर कोई इश्यूज नहीं थे तो आप लोगों को असाइनमेंट तो बनानी चाहिए थी। मेरे को बात नहीं आप तो मुश्किल हो तो आप फिर डिस्कस कर लिया करें, ऐसे ना हो कि आपको बात समझ भी नहीं आ रही और आप उसको पूछे भी नहीं, क्योंकि इस तरह से लॉस होगा। और बात ये कि जब आप असाइनमेंट बनाते हैं तो थिंग्स आर बीइंग रिपीटेड, जब चीजें रिवाइज हो जाती हैं, और स्पेशली जब आपने क्लास में ऑब्जर्व किया है, लेक्चर लिया है, और उसके अलावा आप सेकंड लेक्चर फिर लेते हैं, सॉरी लेक्चर नहीं, आप उसी को रिवाइज करते हैं जब घर जाकर, या फिर लेक्चर के बाद, या फिर शाम को थोड़े से ब्रेक के बाद, तो वहां से क्या होता है, आपकी माइंड में चीजें और क्लियर होने लग जाती हैं, और जो आप लोगों को प्रीवियसली यू कंसिडर द थिंग्स अंडरस्टूड टू यू, ठीक है, जो चीजें आपने पहले से प्रीवियसली कंसिडर कर लिया था कि मुझे समझ आ गई है, और आप जब उनको रिवाइज करते हैं तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि वो चीजें एक्चुअली आपको समझ नहीं आई होती बहुत क्लियरली, तो वो फिर आप उनको क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या बात समझ नहीं आई, तो आप उसको क्वेश्चन तो नहीं कर सकते। यस, आई रिसीव, आई डिडंट रिमेंबर द नेम कि किस बच्चे की आई थी असाइनमेंट, लेकिन एक बच्चे की आई थी मुझे, और सिर्फ एक ही बच्चे की आई थी। तो कोशिश क्या करें कि आप सब सिम किया करें, इस तरह से ये होता है कि बाकी स्टूडेंट्स को भी आपको देख के मोटिवेशन मिल जाती है कि एक स्टूडेंट ने असाइनमेंट सेंड कर दिया है तो आप भी कर दें, ठीक है। एंड आई शुड नो, आई डिडंट रिसीव योर असाइनमेंट, मुझे आपकी असाइनमेंट ग्रुप में तो रिसीव नहीं हुई थी। पढ़ान वाले, तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज होते हैं, ठीक है, अगर आपने अभी सेंड किया है तो फिर मैं आपको वैल्यूएट करके जरूर रिटर्न कर दूंगी आपके क्लास। तो आपके जो अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज होते हैं ना, वो बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, और हम चाहते हैं ना कि हम अपने इश्यूज को रिजॉल्व करें, कोई भी चीज ऐसी ना रह जाए जो अंडरस्टूड नहीं है, ताकि हमें एग्जाम डे पर या नियर टू एग्जाम्स प्रॉब्लम्स फेस ना करने पड़े। तो बेहतर है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप चीजों को साथ साथ रिवाइज किया करें, चाहे इंग्लिश हो चाहे कोई और सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट डजंट मैटर, लेकिन पर्पस ये है कि आप लोग पढ़ाते हैं, आप साथ रिवाइज करें ताकि आप देखते रह सकें। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैडम मेरी आज फर्स्ट डे क्लास है, तो कॉलेज वालों ने कहा कि आप उनके साथ ज्वाइन कर। Okay, well, we are having two new students today, Mahjubin and Muhammad Ali Irfan. For you people, I will be repeating few things. Actually, हम पुराने लेक्चर जो था जिसमें हमने स्टोरी राइटिंग को डिस्कस किया था, फिलहाल उनकी असाइनमेंट्स की बात कर रहे थे, and I was trying to motivate the previous students as well, and I will do it for you as well कि आप लोग so that you won't miss any point, right? So, in case इसके बाद अगर कोई question हो, तो you're most welcome to share your queries in the group in which you have been added. तो बाकी उसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह हम उसको साइड बाय साइड रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके मैम। मैडम एक बात और पूछनी है, मैम आपने मेरा नाम पूरा क्या लिया? I guess Majbi. यस मैम।
Okay. For today, we are going to study this poem, that is number 6 poem in our book, A Sindhi Woman. लेकिन आपकी जब प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपका सारा कोर्स कॉन्टेंट भी रिवाइज करवाया जाएगा, और इन केस अगर आप कल से क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट होती है तो फिर तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन आपका लेक्चर स्टार्ट होगा, राइट? अगर अभी तक कोई एम्बिग्विटीज है या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कुछ करना। ओके मैम। नो? Yes. Let's continue with our today's lecture. We are going to proceed with this poem, A Sunday Woman. हमने इस ऑथर की जॉन स्टॉलवर्थ एक पहले भी पॉइंट करते हैं। In case any previous student would try to recall or share their knowledge, आप लोग प्लीज शेयर करेंगे। हमने कौन सी पॉइंट पढ़ी थी जॉन स्टॉलवर्थ की? Okay, well, in the street of food stalls जो पॉइंट थी वो इसी राइटर की थी, इसी पोएट की, जॉन स्टॉलवर्थ। So today we are going to proceed with the next point, that is again by John Stallworthy. और यहाँ पर themes थोड़े से different आ रहे हैं। ये point थोड़ी सी इसलिए भी important है क्योंकि यहाँ पर हम पाकिस्तानी सिनेरियो को, पाकिस्तानी environment को डिस्कस करेंगे, लेकिन किसके पर्सपेक्टिव से, किसके व्यू पॉइंट से डिस्कस करेंगे? एक आउटसाइडर के व्यू पॉइंट से डिस्कस करेंगे, ठीक है? एक ब्रिटिशर के व्यू पॉइंट से डिस्कस करेंगे। हाउ फॉरेनर्स, हाउ वेस्टर्न्स व्यू पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी पीपल, especially when it comes to the slummy, poor local areas of Pakistan, right? हम ये देखेंगे कि आउटसाइडर्स, फॉरेनर्स पाकिस्तानी इन्वायरमेंट को, पाकिस्तानी सिटीजन्स जो हैं उनको किस तरह से व्यू करते हैं, उनके बारे में किस तरह के पर्सपेक्टिव्स रखते हैं। अच्छा ये अब तो पर्सपेक्टिव बाय द जैसे जो टाइम चेंज हो जाते हैं तो ये उस टाइम का पर्सपेक्टिव है जब हम पाकिस्तान, और ये काफी पुरानी पॉइंट है तो इसलिए बिकॉज आफ्टर 9/11 एंड ऑल दोस इंसिडेंट्स पाकिस्तान की रेपुटेशन काफी चेंज हो गई है, तो हम ये उस टाइम के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, ठीक है? कि जब ये पॉइंट लिखी गई थी, जॉन स्टॉलवर्दी ने ये पॉइंट जब लिखी थी तो उस वक्त पाकिस्तान की इनिशियल स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन थी। पाकिस्तान उस वक्त नया नया बना था, एक वीक स्टेज, एक पुअर स्टेट कंसीडर किया जाता था पाकिस्तान को, और इसलिए ये अज्यूम किया जाता था, और टू सम एक्सटेंट ये रियलिटी भी थी कि पाकिस्तानी लोग जो थे वो बहुत ज्यादा पुअर थे। ठीक है, न्यू स्टेट थी ना, सेटलमेंट्स भी नहीं हुई थी अभी, लोगों की माइग्रेट करके आए हुए थे लोग बहुत सारे, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स भी वहां पर एट वर्क थे। We'll be carrying out our lectures in English as well as Urdu. एक बच्चे ने थोड़ा सा इशू शेयर किया था कि इंग्लिश में लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होती, लेकिन एक्चुअली बेटा बात जब हम इंग्लिश से लेक्चर जो है वो एटलीस्ट इंग्लिश में कन्वे करेंगे तो उससे बेनिफिट आप लोगों को ये होगा कि आपको कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर, कोई एक अच्छा वर्ड या वोकैबुलरी आइटम आपके माइंड में रह सकता है। इस प्रॉब्ली पेज 97 जो आपकी बुक 3 है ना, उसके पॉइंट सेक्शन में 6 पॉइंट है। आपकी बुक 3 के पॉइंट्स वाले सेक्शन में 6 पॉइंट है। अगर आप बुक नहीं भी ओपन अप कर सकते अभी कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ लेक्चर नोटबुक पे मेन पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, और मैं आफ्टर क्लास लेक्चर की भी पिक्चर शेयर कर दूंगी, तो आई होप कि कोई क्यूरीज या इश्यूज नहीं रहेंगे। मैडम मेरे पास बुक है, लेकिन आप प्लीज एक दफा शुरू से मुझे समझा दें। अब मेरे पास बुक है। अच्छा, आपने बुक 3 का बुक 3 में पॉइंट वाले सेक्शन में पॉइंट 6 ओपन कर लिया? यस मैम, कर लिया। सिंधी वुमेन, ठीक है। सिंधी वुमेन में ये जो पॉइंट है ना हमारी, ये लिखी किसने है, इसका राइटर कौन है? देखें, इसका राइटर है जॉन स्टॉलवर्दी, राइट? हमें राइटर के नेम से आइडिया हो रहा है कि ये एक ब्रिटिशर है, राइट? ये एक ब्रिटन राइटर, और हमने इसकी पहले भी एक पॉइंट पढ़ी थी, लेकिन आप उस लेक्चर में क्योंकि नहीं थी, तो जब हम इसकी प्रीवियस पॉइंट दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि ये किस टाइम पीरियड से बिलोंग कर रहा था। वो जो पाकिस्तान की इनिशियल फॉर्मेशन का एरा था ना, जहां पर 2 वर्ल्ड वॉर्स गुजर चुकी थी,
ठीक है। यस मैम। एक वर्ल्ड वॉर हुई 1918 में, एक वर्ल्ड वॉर हुई थी 39 में, 1939 में, और उसके बाद 47 में पाकिस्तान बन गया था। ठीक है। तो पाकिस्तान की फॉर्मेशन के बाद कुछ ईयर्स के बाद वाला ये एरा है जिसमें जॉन स्टॉलवर्दी ने पाकिस्तान को विजिट किया था और ये पोइम लिखी थी। है वुमेन के, ठीक है, सिंधी वुमेन के लिए पोइम। अच्छा, जब भी हम पोइट्री की कुछ प्री रेक्विजिट्स देखते हैं तो हम ये बात ऑब्जर्व करते हैं, देयर इज अ स्टिमुलस। एक स्टिमुलस होता है, फिर एक रिस्पॉन्स होता है। स्टिमुलस क्या होता है? एक्शन। रिस्पॉन्स होता है रिएक्शन। तो हम जब पोइट्री की भी बात करते हैं तो पोइट्री किसी भी एक्शन, किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में लिखी जाती है। अब इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास स्टिमुलस क्या है, ये है ना सिंधी वुमेन की। हम इसको भी अभी ऑब्जर्व करेंगे, डिटेल में एनालाइज भी करेंगे कि क्या था ऐसा सिंधी वुमेन की पर्सनालिटी में जिसने राइटर को इतना कन्विंस कर दिया कि राइटर ने एक पूरी पॉइंट लिख दी। और जो कि ये ऑब्जर्व करना है कि वो पुअर है, वो बहुत पिटीएबल और मिजरेबल सर्कमस्टांसेस में सरवाइव कर रही है, वो बहुत हार्ड वर्क कर रही है और उसके पास हार्ड वर्क करने के अलावा कोई ऑप्शन है भी नहीं, राइट। तो हम फिर देखेंगे कि ऐसा क्या स्टिमुलस था जिसके रिस्पॉन्स में, ऐसा क्या एक्शन था जिसके रिस्पॉन्स में पोइट ने, जॉन स्टॉलवर्दी ने एक पूरी पॉइंट लिख दी है। तो उसके अलावा हम इस पॉइंट में यह बात ऑब्जर्व करेंगे कि जो आउटसाइडर्स थे वो पाकिस्तान की इनिशियल स्टेजेस में पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को, जो नेटिव पीपल थे पाकिस्तान के, इनको किस तरह से व्यू करते थे, राइट। उनके पर्सपेक्टिव, उनके व्यू पॉइंट्स कैसे होते थे नेटिव पाकिस्तानी के बारे में। जैसे हम आजकल देखते हैं ना ऑन ग्लोबल लेवल, हम पाकिस्तानी के इमेजेस टेररिस्ट देख रहे होते हैं या फिर बहुत अच्छे तरीके से या पॉजिटिव परसेप्शन नहीं होती लोगों को पाकिस्तानी के बारे में। डू यू एग्री विद इट बाय द वे? तो स्पेशली जब हम वेस्टर्न कंट्रीज देखते हैं और स्पेशली जब हम अमेरिका देखते हैं तो उस कॉन्टिनेंट की तरफ पाकिस्तानी के लिए, पाकिस्तानी के अगेंस्ट काफी ज्यादा ये टेररिस्ट टाइप के सेंटिमेंट रखते हैं। लेकिन न्यू फॉर्मेशन पाकिस्तान के स्टेज पर था, तब क्या था, तब जो परसेप्शन थी आउटसाइडर्स की, जो फॉरेनर्स थे, उनकी परसेप्शन क्या थी, हम उस बात को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कैसे? जॉन स्टॉलवर्दी आउटसाइडर है ना, वो नेटिव पाकिस्तानी तो, वो तो ब्रिटिशर है। यस मैम। तो इस हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, एक तो पोइट के पर्सपेक्टिव से, दूसरा पोइट एज अ आउटसाइडर। अब अगर कोई पाकिस्तानी पर्सन इस पॉइंट को लिखता तो वो, या फिर सिंधी वुमेन के बारे में लिखता तो वो थोड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लिखता। एक फॉरेन पोइट ने पाकिस्तानी वुमेन या सिंधी वुमेन के बारे में लिखा है तो उसने थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है। क्यों? क्योंकि उसने अब्रॉड से आके, बाहर से कहीं से आकर ये सारी सिचुएशन पहली दफा देखी है। अगर कोई सिंधी पर्सन होता और वो सिंधी वुमेन के बारे में लिख रहा होता तो वो इस तरह से इतनी ब्रांड और इतनी शायद जो यहाँ पर हम एप्रिसिएटिंग जेस्चर्स हैं वो शो ना करता, मे बी, राइट। तो हम इस तरह की चीजों को करने जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि हम सिंधी में जब उस टाइम पर देखते हैं तो काफी ज्यादा ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पर वुमेन को डोमिनेट किया जाता था, राइट। वुमेन एम्पावरमेंट का कोई सिनेरियो अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया था, तो वहां पर वुमेन की एप्रिसिएशन का चांस जो है वो बहुत कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। तो ओके, कमिंग टुवर्ड्स और पॉइंट, हम देखते हैं कि डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग्स भी देखते हैं और साथ में इसको रीड भी करेंगे। तो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल, यहाँ पर ये मैंने हमारी जो लर्निंग पॉइंट लर्निंग स्ट्रैटेजी है वो मेंशन की हुई है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम पॉइंट का टाइटल जो है उसको एनालाइज करते हैं, हम टाइटल के थ्रू पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं रीडिंग और मीनिंग पे, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स को डिस्कस करते हैं क्योंकि मीनिंग्स आपके पेपर में आते हैं और तकरीबन
5 मार्क्स का जो कोर्स कंटेंट होता है आपके वो सॉरी पेपर का कंटेंट होता है वो मीनिंग्स पर बेस्ड होता है। जो आपके एमसीक्यूज होते हैं ना उनमें 5 मार्क्स जो है वो चैप्टर के, 3 मार्क्स पोइम्स के और 2 मार्क्स प्लेज के मीनिंग्स पर होते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि मीनिंग्स को आप अपने माइंड में रखें, और वो सारे मीनिंग्स बुक में से आते हैं तो वहां पर तो आपको फुल मार्क्स स्कोर कर ही लेने चाहिए ना। फिर हम आते हैं मेन आइडिया की तरफ, फिर थीम आ जाता है जिसको हम डिस्कस करते हैं, फिर पैराफ्रेजिंग विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टेक्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं। थीम और मेन आइडिया में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब हम मेन आइडिया की बात करते हैं तो हम यहाँ पर सरफेस मीनिंग्स को डिस्कस करते हैं। मेन आइडिया में हम सरफेस मीनिंग्स को डिस्कस करना होता है। जब थीम की बात आती है तो यहाँ पर हम इम्प्लाइड मीनिंग्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा, इम्प्लाइड मीनिंग्स होते क्या हैं? जब भी हम पोएट्री पढ़ रहे होते हैं तो अगर आप में से किसी को पोएट्री में इंटरेस्ट है तो आपको आइडिया होगा, और एक स्टूडेंट्स को क्योंकि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसलिए आप लोगों को भी पता होगा कि पोएट्री में हर चीज के डुअल मीनिंग्स होते हैं, 2 मीनिंग्स होते हैं। एक मीनिंग्स वो होते हैं जो राइटर अपेरेंटली कन्वे कर रहा होता है, जाहिरी तौर पे, सरफेस मीनिंग्स कहते हैं हम उनको, राइट। ये जो सरफेस मीनिंग्स होते हैं इनके कौन से मीनिंग होते हैं? जो हम वर्ड्स के डिक्शनरी मीनिंग्स के अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन दूसरे मीनिंग्स होते हैं इम्प्लाइड मीनिंग्स। इम्प्लाइड मीनिंग्स क्या होते हैं? इम्प्लाइड मीनिंग्स वो मीनिंग्स होते हैं जो राइटर ने हिडन मीनिंग्स रखे होते हैं अपने पोएट्री में या अपने पीस ऑफ राइटिंग में, और वो हिडन मीनिंग्स तब सामने आते हैं जब हम सरफेस मीनिंग्स को इंटरप्रेट करते हैं, उनको हम विद रिस्पेक्ट टू फ्यू हिडन मीनिंग्स उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। हम वो भी करेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हम हिडन मीनिंग्स को या इम्प्लाइड मीनिंग्स को कैसे हाईलाइट करते हैं। तो एक्चुअली पोइट क्या करते हैं, वो सरफेस पर अपेरेंटली कुछ और कह रहा होता है लेकिन एक्चुअली वो कोई और मीनिंग कन्वे कर रहा है। पोइट्री ही ये होती है कि चीजों की मीनिंग या हर एक चीज की मीनिंग इम्प्लाइड रखे जाएं, मीनिंग्स को क्लियरली कन्वे ना किया जाए। ये आपको रीडर होता है कि वो मीनिंग्स को किस तरह से इंटरप्रेट करे। तो सिंधी वुमेन is written about a Sindhi woman, a woman who was living in Sindh, and this poet John Stallworthy was looking at that woman, was observing that woman, and what happened? He was so inspired, so impressed by that Sindhi woman, he wrote a complete poem for that woman. अच्छा, first one is barefoot through the bazaar. Barefoot means without shoes. ठीक है, विदाउट शूज या फिर वेयर का मीनिंग होता है एक्सपोज। थ्रू द बाजार इट मीन्स कि जो सिंधी वुमेन है शी इज वॉकिंग थ्रू द बाजार, शी इज गोइंग थ्रू द बाजार विद बेयरफुट, बेयरफुटेड चल रही है, ठीक है। शी हैजंट worn any shoes, she is not wearing anything on her feet, right? तो जब barefooted वो चल रही होगी और she is walking through a bazaar, a public place, तो वहां पर हम आगे देखेंगे कि उसको क्या क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ती है और उन सिचुएशंस को वो रिस्पॉन्ड कैसे करेगी। आप लोगों ने कोटेशन सुनी होगी ना?
It's not the situation, but your attitude towards the situation that matters. तो देखेंगे कि सिंधी वुमेन का उस सिचुएशन में जिसमें वो रह रही है, उस प्रिवेलिंग सिचुएशन में क्या एटीट्यूड है, वो उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किस तरह से कर रही है, एंड विद द सेम अनड्यूलेंट ग्रेस. Undulant means unwavering. और इस पूरे एक्सप्रेशन का मीनिंग है स्मूथ मूवमेंट. ग्रेस क्या होता है? एक पर्सनैलिटी ट्रेट होता है ना, जो आपके मैनर्स से शो होता है. तो हम यहाँ पर इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? एंड विद द सेम अनड्यूलेंट ग्रेस. ये सिंधी वुमेन कैसे वॉक कर रही है? She is barefooted. She is not wearing any shoes, but she is going through the bazaar and with the same undulant grace. ये उसकी वॉक पे, उसके एटीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर उसके पाँव में शूज नहीं है, राइट? तो यहाँ से हम उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं, उसकी परसिवरेंस देखते हैं. परसिवरेंस का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, बर्दाश्त और कंटिन्यू करने की जो एबिलिटी होती है ना किसी पर्सन की, उसको हम परसिवरेंस बोलते हैं. तो हमें यहाँ से आइडिया होता है कि वो कितनी परसिवरेंस कितनी ज्यादा है पर्सनालिटी में, राइट? कि उसको जो भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं वो उनको इग्नोर करती है, वो उनको ओवरकम करती है, और she keeps on moving with the same unwavering, smooth, grace and full movement, right? As the cloth blown back from her face, she glides with a stone jar. Don't का meaning होता है जैसे हवा चलती है तो something that moves backward, right? Along with the तो as the cloth blown back from her face, देखिए जब उसकी मूवमेंट फॉरवर्ड होगी और एयर का फ्लो उसके अगेंस्ट होगा तो उसकी जो क्लॉथ की मूवमेंट होगी that would be backward, right? और ये हेड कवर की बात हो रही है, जैसे हेड कवर पहने होते हैं ना सिंधी वुमेन ने, तो उनके अगर आप अपीयरेंस देखते हैं तो उनके हेड कवर्स दे आर क्वाइट लॉन्ग एंड टचिंग देयर फीट on the back side. उनकी बैक साइड तो पैर होते हैं और उनके पांव तक जा रहे होते हैं, तो ये उसी हेड कवर लाइक्स विद अस. Smoothly moves forward, right? ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है जो स्मूथ मूवमेंट होती है ना, जो टर्बुलेंट नहीं होती. तो she glides with a stone jar high on her head. तो अब क्या सिचुएशन है कि वो इन सारी की सारी डिफिकल्टीज के बावजूद भी she is moving forward with a stone jar on her head. अब ये जो stone jar है ना, ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शो कर रहा है.
कौन ज्यादा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जिसका उसने ख्याल रखना है कि वो गिर ना जाए। एंड शी इज नॉट अ रिपल इन हर थ्रेड। थ्रेड क्या होता है बात में? कभी थ्रेड देखा नहीं सुना? टर्बुलेंस, डिस्टर्बेंस, आप लैक ऑफ स्मूथनेस भी कह सकते हैं। एंड नॉट अ रिपल इन हर थ्रेड, कि उसने उसकी वो जिस सिचुएशन में वॉक कर रही है कि उसके पाँव में शूज भी नहीं है, फिर जब दूसरी सिचुएशन हमने देखे तो उसके सारे भी हैं, उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जिसका उसने ख्याल रखना है। तो उसके बावजूद भी उसकी जो ट्रेड है, उसकी जो वॉक है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अनइम्पैक्टेड है, उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा, राइट। उसने अपनी जो मूवमेंट है, अपनी स्विफ्ट मूवमेंट को इतना स्ट्रॉन्ग रखा, इतना पॉजिटिव रखा टुवर्ड्स, तो इस बात को राइटर पोर्ट्रे कर रहा है अपनी पोइट्री में। ओके वेल, coming towards the next part. Erect. Erect means straight. जो चीजें बिल्कुल स्ट्रेट अपराइट होती है ना, हम उसके लिए erect का वर्ड यूज करते हैं। तो अब पॉइंट क्या कह रहा है, ये सारा जो हमारे पास पैराग्राफ आ रहा है, ये पॉइंट के पर्सपेक्टिव से आ रहा है कि पॉइंट इज वाचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, वाचिंग हर क्रॉस इरेक्ट। क्रॉस मतलब किसी के सामने से गुजरना, ठीक है, टू पास बाय समवन और समथिंग। तो पोइट क्या बात ऑब्जर्व कर रहे हैं? पोइट ये बात ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पोइट इज वाचिंग हर पास बाय क्रॉस हिम, क्योंकि वमेन ने क्या किया, वमेन गुजर रही थी ना, वमेन वहां से जा रही थी, शी वाज ऑन हर वे टुवर्ड्स हर जर्नी, टुवर्ड्स हर डेस्टिनेशन, राइट। तो वो तो अपने रास्ते पे चल रही थी, पोइट था जो उसको नोटिस कर रहा था, तो इसलिए पोइट ने उसको जाते हुए देखा। पोइट इज वाचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, शी इज इरेक्टली पासिंग इन फ्रंट ऑफ द पोइट। उसके बाद अब कैसी सिचुएशन है जहां से वो गुजर रही है? स्टोन्स, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट एंड crumbs. तो ये सारी सारी जो टर्म्स है ये हम यूज करते हैं वेस्ट मटेरियल के लिए। लेटर के लिए, ठीक है, जो अनट्रीटेड वेस्ट मटेरियल होता है हम उसके लिए ये टर्म्स। क्रम्स होते हैं जो रिमेनिंग या लेफ्ट ओवर्स होते हैं, जो आपके फूड से बचे हुए मटेरियल होते हैं, राइट, फूड्स लेफ्ट ओवर्स। तो ये कैसे होते हैं कि छोटे छोटे पीसेस में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आपने कभी ब्रेड क्रम्स के बारे में भी सुना होगा। तो ब्रेड क्रम्स तो खुद बनाए जाते हैं ना, दे आर क्वाइट यूजफुल, आपके फूड्स में यूज होते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर क्रम्स का मीनिंग देखें तो दे आर एक्चुअली लेफ्ट ओवर्स ऑफ योर फूड। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं, ऑफ ग्लास इन द कराची स्लम्स। तो अब ये सारे के सारे वेस्ट मटेरियल्स क्या हैं?
ये ग्लास के हैं, फैक्ट्रीज से रिलीज मटेरियल्स हैं, ठीक है, इन द कराची स्लम्स। अब कराची स्लम्स हमें ये कन्वे कर रहा है आइडिया कि शी वाज पासिंग थ्रू अ स्लमी एरिया। कराची की जैसे सिचुएशंस है ना, आजकल भी वैसे वही सिचुएशंस है जो उस वक्त थी कि हर जगह पर स्लम्स हैं, गार्बेज है, राइट। तो उस वक्त भी यही सिचुएशन थी कि शी वाज पासिंग थ्रू कराची स्लम्स and I with my stoop reflect. Stoop means bent down. तो जो पोइट का फिगर है वो बेंट डाउन है। उसके बाद सबा, have you got any question? You have raised your hand. Have you got any question? Okay. पोइट जो है वो स्टूप फिगर की बात है कि फिगर जो है वो इरेक्ट है और पोइट का फिगर स्टूप्ड है, राइट, बेंट डाउन है। जैसे झुका हुआ फिगर होता है ना, जैसे ओल्ड एज में होता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट मीन्स थिंक। पोइट्स की अपने फिगर को और जो संजय रमेल के फिगर था उसको ऑब्जर्व करने के बाद पोइट्स के माइंड में क्या आता है, कोई थॉट that they stand most straight who learn to walk beneath a weight. Most straight means most high, confident, or above all, you can say. देखिए वो हमने डिक्शनरी मोस्ट स्ट्रेट मीन्स मोस्ट हाई, कॉन्फिडेंट, लेकिन एक जो मीनिंग है वो हम इम्प्लाइड मीनिंग देखते हैं कि अबव ऑल इंटेग्रिटी, मोस्ट डिग्निफाइड। क्यों? बिकॉज दे आर वर्किंग। Weight means burden, responsibilities, hardships of life. तो पोइट क्या कह रहे हैं लास्ट लाइन्स में कि जो लोग हार्डशिप्स ऑफ लाइफ को फेस करते हैं वो डिग्निटी में सबसे ज्यादा हाई रहते हैं, वो लाइफ में सबसे ज्यादा लर्न करते हैं, राइट। तो वी कैन से फॉर दीज टू लाइन्स hardships, though crush and grind, but refine a person. Okay, that's all for today's lecture. For tomorrow, we'll be proceeding with main idea, theme, and paraphrasing, or with reference to context. अगर कोई questions हो so far, so you can share them in the group. Take care, love.